ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको शो का क्रम बताते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में अमित सेठ और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा अरिहंत कैपिटल मार्केट से कविता जैन और ट्रेड बुल से सच्चिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे। फिर बात करेंगे पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट से मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर पर, और टेक्निकल पर बातचीत करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीष से जानेंगे कि भारत फौज में आज इतनी तेज़ी क्यों है। लेकिन इससे पहले एक रुख मार्केट का, थोड़ा सा अब मार्केट हल्का सा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, क्योंकि उस 26,050 26,100 के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं हम। लेकिन ठीक ठाक मजबूती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी लौटती हुई, करीब करीब 0.8%, 58,500 पर बैंक निफ्टी इस समय। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी, खासतौर से मिड कैप यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम है उसमें इन्फोसिस ऑब्वियसली अभी भी नंबर 1 पर। आज हमने बात की थी इन्फोसिस में बड़ी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 से 8% के करीब की, करीब करीब 4% तो हो चुकी है उसमें। सोना BLW ये भी 4% ऊपर। IDFC फर्स्ट बैंक, एम्फेसिस, फिनिक्स मिल्स, कोफोज, टेक महिंद्रा, बंधन बैंक, PSU बैंक, पूरा यूनिवर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। गोल्ड प्राइसेस नीचे आया, इसका एक इम्पैक्ट मुथूट फाइनेंस पर। उसके अलावा NMDC ने प्राइस कट किया सरप्राइजिंगली, उसका इम्पैक्ट 2.5% नीचे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में गिरावट है क्योंकि क्रूड ऊपर आया तो HP BP ये थोड़े से गिरे। और ये कुल मिलाकर अब तक एक मार्केट का लेखा जोखा। बीरू जी ये था एक लेखा जोखा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इंडेक्स को। अब वो हैवी वेट जिसका मैंने उस कार्यक्रम के आखिरी में जिक्र किया, 3905 का LNT, नाउ इट्स 3922। इंडेक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक ना एक स्टॉक आ रहा है, एक ना एक स्टॉक आ रहा है। कभी बैंक्स, कभी IT, कभी LNT इटसेल्फ और रिलायंस। पैनल आपके स्क्रीन पे है, एक एक करके ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। अमित सेठ जी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, कविता जी और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है, 26,000 का लेवल भी इसने अच्छी तरह डिफेंड किया है। एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ है। मुझे लग रहा है अगर ये गैप सस्टेन हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग और भी एक्सटेंड होनी चाहिए, इंटेंसिफाई होनी चाहिए इनफैक्ट। एंड जिस तरीके से फिलहाल लेवल्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी ओपन है 26,340 तक की ऑन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पर क्लियरली अपने लॉन्ग्स को कैरी फॉरवर्ड करने की ही सलाह होगी। काफी सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा भी नजर आ रहा है। तो उसमें से पहला जो स्टॉक हमने चूज किया है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज रेकमेंड किया है, वो है सीमेंस लिमिटेड का। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही इसने एक एंगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश किया था। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था इस पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर, उसके बाद अपने 50 डे एवरेज को काटने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। इसके RSI ने ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस दिया है। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, तो उसके वजह से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में नजर आना चाहिए। सो 3260 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है सीमेंस में अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 3132 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक का। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही थी। 7780 एक अच्छा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है जो मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर पार हो जाना चाहिए। एक काफी अच्छा क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली स्केल पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 90 के लेवल्स के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम अभी मिला है वो 84 लेवल तक जो एक्सटेंड होना ही चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 77.30 पे लगाना है एंड फ्रेश पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में फॉर अ पैटर्न टारगेट ऑफ अराउंड 80। ओके, मीनवाइल एक बार जरा आप लेकर आइए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स, HP BP और IOC। आई थिंक एक सेक्टर जो यहाँ से अब थोड़ा सा रिस्क पे आ रहा है वो यही सेक्टर है, क्योंकि देखिए एक तो क्रूड ऊपर आया और ऊपर से अब अगर एक कंफर्मेशन मिल रही है कि भारत ने रशिया से अपने परचेजेस थोड़ी सी जो वो कम करी हैं, तो ऑब्वियसली अब वो सस्ता तेल शायद ना मिले कंपनियों को। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पर थोड़ी सी अब आप नेगेटिविटी देख रहे हैं। 60 तक गया था, याद होगा आपको पिछले हफ्ते क्रूड, अब 65 पर हैं हम, प्लस ये वाला फैक्टर। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एज ऑफ नाउ आज IT ऑन रडार है एंड देयर मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन्फोसिस इज लुकिंग गुड ऑन अ
अगर डेली चार्ट पे देखें तो इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। फर्दर मूव मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल अगर नजरिया रखें तो ऊपर में 1580 1600 तक के प्राइस मूव आते हुए दिख सकते हैं। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर यहाँ से हम इसे ट्रेस करते हैं तो 1560 तक के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इन दैट कंडीशन फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स मेंटेन करना चाहिए 1510 का। सो इन्फोसिस इज ऑन रडार। अनदर मुझे लगता है PSU बैंक से इंडियन बैंक इज लुकिंग गुड। एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए यहाँ दिखा है। 850 तक के प्राइस मूव के लिए आप इंडियन बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 810 का। ओके, इंडियन बैंक घर घर की पसंद है जनाब। 831 पे बाय कॉल है कविता जी का ये। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। बिरेन जी, इस समय के दो ट्रेड्स में से एक रहेगा FMCG में से मैरिको। मैरिको अगर हम देखें तो 10 और 20 डेमा से एक रिवर्सल दे रहा है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे है। लगभग 732 का प्राइस है, बाय करें। 755 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे 720 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, वहां पे एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट हम देख रहे हैं SBI कार्ड्स में। ये कंटिन्यूअसली स्टॉक में स्ट्रेंथ रही है रिसेंटली और एक फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 980 तक के टारगेट्स रहेंगे SBI कार्ड में। ओके, चलिए अब आशीष बहेती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, पहली जो ट्रेड रहेगी वो जियो फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक पिछले 3 हफ्तों से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर में जो रेंज बन गई है 313 और नीचे में जो रेंज बनी है इसको 307, उसमें इसने कंसोलिडेट किया और हमें लग रहा है कि अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। रेंज के अपर बैंड पे स्टॉक अब मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमें लगता है इसमें 330 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 303 का SL मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो इन लेवल्स पे भी एक्सिस बैंक है। हमें लग रहा है इसमें इन लेवल्स पे भी मोमेंटम चेज किया जा सकता है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें। तो 1250 का स्टॉप लॉस लगाकर एक्सेस में खरीदारी की सलाह रहेगी। और हमें लगता है इसमें 1290 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, उसके बाद एक बार इन्फोसिस वापस लेकर आइए। करीब करीब 4.25% के करीब की रैली इस समय आपको दिखाई देगी इन्फोसिस में, और ये अब अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के लिए भी ड्यू है। अब मुझे पता नहीं, इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें कुछ एक्स डेट का फंडा है क्या डिविडेंड से रिलेटेड, क्योंकि फ्यूचर्स में बड़ा डिस्काउंट है यहाँ पर करीब करीब 20 रुपये का। तो बायबैक की वजह से है या डिविडेंड की वजह से, मैं एक बार चेक करता हूँ उसको, क्योंकि ये अक्टूबर के फ्यूचर्स हैं जो इतने बड़े डिस्काउंट पर हैं, करीब करीब 18 रुपये के डिस्काउंट पर। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सचिन, गुड मॉर्निंग, ये इन्फोसिस पे क्या भी होगा आपका? गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो जिस तरीके से 1500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि 1560 50 आई थिंक ये एक मेजर हर्डल हो सकता है काउंटर के लिए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की तो सलाह नहीं होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उसे 1490 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन किया जा सकता है। मेजर ट्रेंड स्टॉक के लिए अभी भी वीक है, एंड जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर एक कंसोलिडेटिव रेंज ही नजर आ रही है। तो हो सकता है कि अगले हफ्तों तक मुझे लग रहा है 1560 के आसपास एक नियर टर्म रेजिस्टेंस वापस हिट हो जाए। एंड ऑन द लोअर साइड जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1400 का, वो भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मोड है। बट फिलहाल तो पिछले 2 दिनों से मोमेंटम अच्छा है, तो मोमेंटम रिटेन करने की सलाह होगी 1490 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग मेंटेन करें, बट 1550 1560 एक आइडियल जोन होगा जहां पर प्रॉफिट भी बुक किए जा सकते। इन्फोसिस 1534 पे। अच्छा, एक स्टॉक ले लेता हूँ और यहाँ पे कविता जी एक बार देखिएगा PNB हाउसिंग को। रिवर्सल ट्रेड्स, आई मीन अगर एक का दुक्का ढंग का मिल जाए यहाँ पर रिवर्सल्स की पैटर्न में, आप PNB हाउसिंग को कहाँ पे रखेंगी? क्योंकि अब जाके इसको उन 2 एवरेजेस को पार करना है जो कि सितंबर के, जो कि अक्टूबर के अटेम्प्ट में अब तक क्रॉस नहीं कर पाया। आपका टेक इस पे? या सो 896 905 यहाँ पर इसके एवरेज रेजिस्टेंस बनते हुए दिखते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जिस तरीके से वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है, मुझे लगता है ये सरपास होने चाहिए। डे पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन ली है तो दे कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 879 ऑन देयर पोजीशन
और इसे चेस कर सकते हैं फॉर 905 के प्राइस टारगेट के लिए। कोई बड़ा मूव हम 905 के ऊपर ये जाकर सस्टेन करें तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईटी के साथ करते हैं आज। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये संवत आपके लिए शुभ रहे, ये उम्मीद होगी। आईटी पर अब इस समय आपका क्या व्यू होगा इन डेवलपमेंट्स के बाद? अनुज जी, आपको और वीरू जी को दोनों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप इट इज वेरी प्रॉस्परस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल एंड ऑल योर व्यूअर्स। मुझे लगता है आईटी अगर हम देखें कि इंफोसिस में खास करके जो मूवमेंट आया है, मेरा ये मानना है कि जहां तक ये जो फाउंडर्स ने कहा है, प्रमोटर्स ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक। खैर उनके पास तो कोई खास बिग होल्डिंग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से टैक्स एंगल बना हुआ है तो मुझे लगता है कि शायद द बिग इन्वेस्टर्स इफ दे ऑफर इट फॉर बायबैक, उनको शायद शॉर्ट टर्म टैक्स लग सकता है। तो मुझे लगता है शायद ये रिटेल बाइंग इसमें बहुत अच्छा आ सकता है और थोड़ा अभी भी रह सकता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुपी हैज बिहेव, तो ये एक अच्छा whether Infosys हो, TCS हो। जी सर, क्षमा चाहूँगा, आपके ट्रांसमिशन में थोड़ी दिक्कत है, उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं फिर आऊँगा आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस टिप्पणी का भी मैं ढंग से नहीं समझ पाया। डॉक्टर साहब कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से पैच करने की। निफ्टी 26,091, यानी अब हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहे हैं और अगेन इट्स निफ्टी आईटी जो था जनरेट कर रहा है। देखिए लास्ट टाइम जब हमने इस हाई को छुआ था और अब निफ्टी आईटी में इतनी देर में करीब 0.35% का डिफरेंशियल आ चुका है। सचिन, हमने एक टेक महिंद्रा राजेश जी के साथ एक रिवर्सल ट्रेड पकड़ा था। लुक एट टेक महिंद्रा नाउ, 1500 के कॉल आइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए अब टेक महिंद्रा पे आपका टेक क्या है? 1490 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। वीरू जी, यहाँ पर भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर है 1500 के आसपास। इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी भी 1530 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। फिलहाल मोमेंटम तो काफी शानदार मिला है, एक अच्छी रैली यहाँ पर नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन होल्ड करे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1476 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 1530 1540 के क्लस्टर पे। यहाँ पे टेक महिंद्रा का ट्रेड बेहद शानदार रहा। अच्छा, ऑटो में आते हैं। एक दो स्किप्स जो बीच में सिंक हुई थी अक्टूबर में, एक बार यूनो मिंडा को लेके आइएगा। इट्स 1229, नहीं इट्स जस्ट रिकवरी, इसको हटाते हैं। ये एक रिकवरी है बट अभी भी इस प्राइस पर मेरे ख्याल से 1230 पे, 1235 पे और इनफैक्ट 1250 पे, इस छोटी सी दूरी में 3 एवरेजेस अलाइंड है, तो इसको मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट इट्स बैंक निफ्टी जो कि 58,534 अब डे हाई पर आता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है यहाँ पर ये, और अब ये नए शिखर पर, ऑल टाइम हाई पर। एक बार लेके आइए स्क्रीन पे कैम्स, मतलब मिड सेशन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हैं। 3860। अमित जी, आपका टेक? मैं पिछले 10 मिनटों से रिवर्सल ट्रेड्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैम्प्स को कहाँ प्लेस करेंगे आप? टेस्टिंग 50 डे में। अच्छा, अमित जी, ये सचिन जी, आपका टेक? वीरू जी, आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉकेट काफी इंटरेस्टिंग है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। इनफैक्ट जिस तरीके से फिलहाल डेटा है इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 3860 एक अच्छा सपोर्ट है जो इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है ड्यूरिंग द डे। एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 3940 के आसपास, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शानदार हो सकती है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए अराउंड 3840 के आसपास एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन या रिटेन किए जा सकते हैं। स्टॉक्स मुझे लग रहा है पोजीशंस आपको लगभग अराउंड 3940 के आसपास रिव्यू करनी चाहिए। ओके, चलिए काम करते हैं। आज के टॉप एफएनओ गेनर्स में से एक है भारत फोर्ज। क्यों है आप भारत फोर्ज? एक बार आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। एटलीस्ट 3.5 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक चल रहा है और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। 4% से ज़्यादा का मूव है। और दरअसल अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तकरीबन 4.25 लाख करीब आप समझिए क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस ये सप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी ने टेंडर जारी किया है। इसमें से अगर आप देखें तो 2.5 लाख जो है ये भारत फोर्ज करेगा, यानी इसमें से टोटल करीब 1590 या फिर आप ये समझ लीजिए कि 1600 करोड़ जो है भारत फोर्ज की हिस्सेदारी है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये लॉन्ग ड्यू था, काफ़ी लंबे समय से इसके रिप्लेसमेंट की आवश्यकता थी और इसी के चलते अगर आप देखें तो भारत फोर्ज को ऑर्डर मिला है और बताया जा रहा है कि अगले साल तक ये डिलीवरीज यहाँ से शुरू होती नजर आ सकती है। लेकिन भारत फोर्ज में तेजी का दरअसल सिर्फ यही कारण नहीं है, 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सेंटीमेंट्स लगातार जो सुधरते जा रहे हैं इसका बड़ा बेनिफिट। एक तो देखिए ऑटो में रफ्तार है, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है और पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है इसके जो संकेत हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब क्योंकि भारत फोर्ज की अगर आप स्टैंडअलोन रेवेन्यू में से तकरीबन 35 से 40% जो हिस्सेदारी है वो यूएस से आती है। क्लास 8 ट्रक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और इसी के चलते अगर हम देखें तो स्टॉक में तकरीबन 5% के गेंस नज़र आ रहे हैं। ओके, भारत फौज में ये तेजी और इसके पीछे का एक कारण। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। दिलीप सर एक बार फिर आपसे हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। सर प्लीज़ वो आप आईटी पर टिप्पणी कर रहे थे उसको पूरा कीजिए जरा प्लीज़। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आईटी में बेसिकली जिस तरह से ये जो इन्फोसिस का हो रहा है मुझे लगता है इट्स मोर टू डू विद द टैक्स एंगल। तो शायद बड़े इन्वेस्टर इसमें बायबैक के ऑफर में ना दे बिकॉज may not give because of the tax angle। तो यहाँ से एक रिटेल बाइंग दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा रिटेल बाइंग हो सकता है who will take advantage of this 1800 rate। और वैसे भी हम देखें कि जिस तरह से रुपये भी डिप्रिशिएट हुआ है and some of these companies are so very well managed, तो in the current environment एक डिफेंस के हिसाब से हम देखें तो आईटी उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाता है। ओके, ये आईटी पे आपका ठीक है। अच्छा सर एक और चीज़ है, मैं स्क्रीन पर बड़ी अच्छी बाइंग दिख रहा हूँ पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस में। आप देखिए इस बार ये पूरी की पूरी जो रैली है वो कमिंस नहीं, वो सिमंस नहीं, वो एबीबी नहीं, इट्स लेड बाय एल&टी। लुक एट एल&टी एट 1329, इट्स एट ऑल टाइम हाई। अपने ट्रेडिंग करियर के शिखर पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स पे आपका स्टॉक सिलेक्शन क्या कह रहा है इस वक्त? एल&टी के साथ स्टे विद लीडर या फिर लोअर जोन्स में आप सिमंस में, एबीबी में या फिर कमिंस में भी इंटरेस्टेड हैं? तो मैं ये मानूंगा कि जैसे ही हमारे दिवाली पिक्स में हमने मेंशन किया हुआ है कि लार्सन एंड टुब्रो विल बी द टॉप पिक एज फार एज द फ्रंट लाइन इज कंसर्न। और अगर हम कैपिटल गुड्स के व्यू से देखें तो भी एल&टी बहुत अच्छा फिट बनता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत लगा रह चुका है पिछले 2-3 सालों में, इट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड टू दैट एक्सटेंट। लेकिन अगर यहाँ से जो निफ्टी को मूव होना है और अगर एक मार्केट हैज टू गो अप, आई थिंक एल&टी विल टेक द लीडरशिप इन दिस बिकॉज उनके आरओसी भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी काफ़ी कंट्रोल में रहा है। तो मुझे लगता है ऑर्डर बुक में तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं और इवन एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी गुड। फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो इज ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गेट री-रेटेड। और हम देखें कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स में भी दो सीमेंस एंड एबीबी आर वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक बोथ ऑफ देम विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द वैल्यूएशन। डिस्पाइट द वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होने के चलते के बावजूद ये अच्छा करेंगे। अच्छा सर एक रीजनेबल सोच क्या होगी आपकी? मतलब गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में अगर आप अच्छा पैसा कमा चुके हैं इस सब्सटेंशियल मूव के बाद, गोल्ड 1 लाख से 1,36,000 तो ऐसे गया कि पूछिए मत। क्या अब इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में से बाहर निकलने का वक्त है क्या इस वक्त? I think I will stay neutral on the gold financing companies because जिस तरह से जो volatility आ रहा है गोल्ड में वो शायद will be looked a little negatively for the NBFCs financing gold जो एक नया बिजनेस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो उनको जरूर काफी अच्छा बफर होगा, लेकिन नए बिजनेस के चलते चलते इस तरह का गोल्ड का मूवमेंट विल नॉट गिव अ टेलविंड ये एनबीएफसी कंपनीज को। तो मुझे लगता है मैं यहाँ से न्यूट्रल रहूंगा। आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय।
आप इस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब एक न्यूट्रल व्यू आपने यहाँ पर रखा है एनबीएफसीज पर। और एक दो पॉकेट्स पर मैं आपका व्यू चाहूँगा सर। अभी हमने आईटी बात करी, एनबीएफसीज पे बात कर ली थोड़ा सा। आपका झुकाव अब बैंकिंग में कहाँ पर है? अब देखिए बैंकिंग में जो थोड़े बहुत डिफरेंशियल्स थे वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। एसबीआई इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई। अभी अभी भी अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा डिफरेंशियल बचा है वर्सेस प्रीवियस हाई। मतलब निफ्टी बैंक ने अपने 56,600 के हाई को सर 1000 पॉइंट के फ्रैक्शन से ओवरटेक कर लिया अब। बट आईसीआईसीआई बैंक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। आपने नंबर्स भी देखे इस बार के, आपका टेक क्या कह रहा है इस वक्त? कहाँ कहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा है आपको बैंकिंग में चेस करने लायक? मुझे लगता है जहां तक बैंकिंग का सवाल है कि ओवरऑल पैरामीटर्स बैंकिंग के जरूर इम्प्रूव हुए। आई मीन वेदर यू टेक द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर हम देखें आरओए, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वेरी वेल कैपिटलाइज्ड हैं और आरओएस भी देखें तो काफ़ी ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी एफआईएस के होल्डिंग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं और दैट इज़ वाई दे हैड टू बेयर द ब्रंट। ये जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से एफआई का सेलिंग हुआ है, उन्होंने लिक्विड स्टॉक में ही ज़्यादातर बेचा है, जिसमें बैंक सबसे ज़्यादातर फ्रंट में आता है। तो मुझे लगता है शायद ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में अनलेस अनटिल एफआईएस कम बैक विद द बाइंग, मैं समझूंगा कि उसमें शायद ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं आए। लेकिन जिस तरह से हमने आरबीएल में डेवलपमेंट देखा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद सेकेंड टियर बैंक और प्राइवेट बैंक शायद एक टेक ओवर कैंडिडेट बन सकते हैं, जहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट न्यूज आई थिंक एक सेकेंड टियर बैंक, वेदर इट इज फेडरल बैंक, डीसीबी, मैं ये नहीं कहूँगा कि फंडामेंटली दे आर ऑल दैट ग्रेट, बट सम ऑफ दीज बैंक्स, आईडीबीआई बैंक है, ये सब शायद may come under the radar and may give a good momentum in this particular space. Otherwise, PSU बैंक में अभी भी मुझे SBI काफी ठीक लग रहा है, followed by Canara Bank and PNB. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी खुलकर राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते हैं अब श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। नए संवत में सब कुछ जो है वो आज बेहतरीन नज़र आ रहा है, अव्वल नज़र आ रहा है, शानदार नज़र आ रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से मात्र अब 150 पॉइंट के डिफरेंशियल, निफ्टी बैंक एट ऑलरेडी मतलब ऑल टाइम हाई, निफ्टी आईटी में शानदार रिवर्सल, ऑलमोस्ट 3% अप। आपका स्टॉक सिलेक्शन आज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बहुत सारे अच्छों में से क्या अच्छा पिक कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि बहुत कुछ अच्छा है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुका है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए जहां पे काफी एक सॉलिड पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि पीएसयू बैंक निफ्टी। अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखें तो वहां पे एक ब्रॉड बेस तेजी बनी है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करे और मल्टीपल कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले यूनियन बैंक में था, बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ फॉर्मेशन बना हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें लगता है कि पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली यहाँ से भी और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ये हमें अच्छा लग रहा है, 270-272 के करीब ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम हियर द स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 280-285 सॉर्ट ऑफ लेवल्स, मिनिमम उतने लेवल्स हम देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 267 फॉर बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा एट करंट लेवल्स। और आपने पास में भी देखा होगा 2010-2011 में स्पेसिफिकली जब तेजी बनी थी पीएसयू बैंक्स में, तो एक नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड तेजी बनी थी और मैसिव गेन्स आए थे। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेशंस बन रहे हैं। अगर आप कैनरा बैंक भी देखो तो अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर रहा है जो 2010-11 में इसने बनाए थे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में तेजी रहेगी। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म में हमें ध्यान देना है। हमें लगता है कि ये एक स्पेस है कि जहां पे अभी भी हमें वो ट्रेंड देखने नहीं मिला है जो ट्रेंड हम कुछ महीने पहले दिखा करते थे। तो यहाँ पे हमें लगता है इंडियन होटल्स को खरीदना चाहिए। 740-50 के एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहां से तेजी बनेगी तो ये 800 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है और 730-725 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। तो 725 का स्टॉप लॉस रखे, 800 का टारगेट रखे और एक पोजिशनल व्यू के साथ इंडियन होटल्स को भी करंट लेवल से खरीदना चाहिए।
क्योंकि अच्छा ये आपके ट्रेड्स हो गए, मैं एक काम करता हूँ पहले सचिन जी के पास चलता हूँ। सचिन जी के पास एक कोई उन्होंने एनालिसिस किया है, कोई स्टॉक उनके ग्रिप में आया है। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर कैपिटल गुड स्टॉक्स में मुझे लग रहा है शानदार मोमेंटम बन सकता है। वहां पर बीएससी में एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। लगातार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने पिछले 4 दिनों में मेंटेन की है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन भी 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है एंड 2500 पे फ्रेश राइटिंग पुट राइटिंग ऑब्जर्व हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ब्रेकआउट लेवल है लगभग अराउंड 2530 के आसपास का। ये लेवल जैसे ही निकल जाता है 2700 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बीएससी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2485 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 2700 के आसपास। बीएससी 2516 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा श्रीकांत जी, रिवर्सल मतलब मैं अभी जो प्रश्न पूछ रहा था दिलीप सर से, वो यही था कि देखिए ऑल टाइम हाई पे किसी भी चीज़ को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको बड़ा एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है उस चीज़ को। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के अच्छे कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया था। आप मिड कैप आईटी बहुत सारे स्क्रिप्ट से जो लोअर ट्रेजेक्टरी से ऊपर आ रही हैं। आप टेक महिंद्रा को देखिए, कैपिटल मार्केट थी में जिसका जिक्र किया अभी सचिन जी ने, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। सीडीएसएल, कैम्स, क्या क्या ऐसा है आपके अनुसार जिसमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, जिस शॉर्ट कवरिंग के स्विंग को बतौर ट्रेडर आपको खेलना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट बना हुआ है वो आईटी सेक्टर में बना हुआ है और आईटी में ही कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें और देखने मिलेगी। कई सारे स्टॉक्स डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बना रहे हैं या तो रेंज बाउंड एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना रहे हैं, उसमें से ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, साथ ही साथ मुझे लगता है कि टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। कोफोर्ज तो सबका फेवरेट है, तो कोफोर्ज में तो तेजी बनेगी। ग्रेजुअली तेजी हमें लगता है कि कोफोर्ज में देखने मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग अगर बनती है तो टीसीएस, टेक महिंद्रा में बन सकती है करंट लेवल से। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक काफी मेजर्ड सेलिंग हुआ है, तो आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग आना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट रादर इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस लेवल्स। एक बड़ी ब्लैक कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है चार्ट पे, तो इसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। बट यस, कुछ कोरिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि कैपिटल मार्केट्स आपने कहा, वहां पे हमें लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। और भी जैसे सचिन जी ने कहा, मुझे भी लगता है कि बीएससी में अच्छी तेजी बन सकती है। सीडीएसएल एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, इसे खरीदना चाहिए। नुवामा, यूटीआई, एएमसी, ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। और जैसे कि मार्केट एक अपने हाई के ऑलमोस्ट पास में आ चुका है, मुझे लगता है भी इसके बाद की जो गैप अप ओपनिंग होगी वो सीधे इस हाई के ऊपर की होगी। तो मार्केट शायद ऐसा हो सकता है कि 26,200, 26,150 के करीब आके क्लोज करें और फिर उसके बाद की जो ओपनिंग होगी वो सीधा 26,300 के ऊपर की होगी। तो ये एक ओवरऑल ये फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। और यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वीरेंद्र जी बिल्कुल इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें कुछ खरीद के ही चलना चाहिए। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर एनालिसिस पर रखे आपने। और कविता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर टिप्पणी करने के लिए। निफ्टी एट डे हाई इट्स 26084 और एक हार्डली अगर आप देखें 150 पौने 200 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है वर्सेस ऑल टाइम हाई, यानी अक्टूबर 2024 के वो लेवल्स बेहद नज़दीक खड़े हैं। निफ्टी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अब इस कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। 10 के दमदार ट्रेड को एक छोटे से अंतराल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद कंचन आपके साथ जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा अपने ट्रेड्स या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल से संबंधित। हाजिर होते हैं अभी कुछ देर में।